पिछले 15 सालों में सारी भारतीय संविदा में आउटसोर्सिंग क्या है? एक कंप्यूटर के अंदर एक वेबसाइट है, वो वेबसाइट बंद हो जाएगी, आपने नौकरी किया, आपको पता नहीं कि आपका मालिक कौन है, पर्दे के पीछे कौन खेल रहा है, उसको कितने रुपए में सरकार ने उस एजेंसी को हायर कर रखा है जिसने आपको हायर किया है, वो आप नहीं जा सकते। आपको 15,000 देने के बजाय किसी एजेंसी को 25,000 देना चाहते हैं। कॉर्पोरेट को, पूंजीपतियों को जो एक कारखाने चला रहे हैं, भर्ती के कारखाने चला रहे हैं, पहले उद्योग धंधे लगा करके लोग मुनाफा कमाते थे, अब मजदूरों की सप्लाई का, कर्मचारियों की सप्लाई का कारखाना चल रहा है। यह समय आ गया है, इसको कहते हैं आउटसोर्सिंग। और हिंदुस्तान के अंदर इस समय 40% कर्मचारी आउटसोर्सिंग में काम कर रहा है, 30% लोग संविदा में काम कर रहे हैं, और बाकी इस देश के अंदर जो 4-5 करोड़ लोग बचे हैं वो अपने घर जाने की तैयारी में है, उनके रिटायरमेंट का टाइम आ रहा है। तो इन्होंने इसी सत्र में, पिछले सत्र में एक कानून बनाया जिसको कहा टर्म एम्प्लॉयमेंट। टर्म एम्प्लॉयमेंट, नौकरी 60 साल के लिए नहीं, नौकरी पूंजीपति और मालिकों की जरूरत के लिए। 6 महीने की नौकरी, 8 महीने की नौकरी, 1 साल की नौकरी, 4 साल की नौकरी, जिसमें आपका एक निर्धारित पेमेंट होगा, लेकिन कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं होगी, कोई प्रोविडेंट फंड नहीं, कोई परमानेंसी नहीं, कोई बीमा नहीं, कोई ग्रेजुटी नहीं, कोई पेंशन नहीं। एक ऐसा टर्म एम्प्लॉयमेंट के नाम से एक नया कानून दिल्ली की सरकार ले आई। अभी तो थोड़ा डरे हुए हैं, इसलिए लागू नहीं कर रहे, चुनाव खोपड़ी पर है, नहीं तो उसको लागू कर देते हैं। तो नौजवानों को तो भूल जाना चाहिए कि इस मुल्क में ये सत्ता कोई रोजगार आपको देना चाहती है। वो रोजगार का हकला जो बताते हैं, तो बताते हैं कि हमने इतना 3 पहिया वो बैटरी वाला ऑटो बेच करके इस देश के अंदर 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दे दिया है। ये रोजगार की श्रेणी में इन चीजों को लागू कर रहे, रोजगार हमने दिया है। वो खोखा लगाने वाले इस नौजवान को 50,000 रुपए का वो कौन सा लोन गारंटी कर दिया है, पटरी दुकानदार को 50,000 रुपए का एक लोन कोई गारंटी किया है 10,000 का, उसको बिना ब्याज वाला या 3% ब्याज वाला, उसको 10,000 रुपया दे करके उसका आंकड़ा जारी करते हैं कि हमने इतने लोगों को इस देश में रोजगार दे दिया। तो आप से मैं कहना ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि आप बहुत विपरीत समय में यहां हैं। आप अभी जिस तरह चल रही है उसका मुकाबला सीना लगाने के लिए यहां आए हैं, तो स्वाभाविक है कि लड़ाई कठिन है। ठीक इसी समय इतिहास में जब ये सारी चीजें हो रही है, अस्थायीकरण खत्म किया जा रहा है, नौकरी की परिभाषा बदली जा रही है, ठीक इसी समय सैनिटेशन के वर्कर्स ने कर्नाटका के अंदर लड़ करके 56,000 कर्मचारियों ने 3 महीने के निरंतर संघर्ष के बाद अस्थायीकरण की लड़ाई जीती और सरकार को झुका के इंदिरा मोदी की। तो मैं आपसे एक बात ये कहना चाहता हूं, समाज चाहे जितना विपरीत हो, मजदूर पहाड़ बनाता है, पहाड़ तोड़ के सड़क बनाता है, जमीन तोड़ के गेहूं उगाता है। ये पूरा दुनिया जितनी बनी है ये हमारे आपके कट्ठे और पुट्ठे से बनी है। तो जीतेंगे हमें, जीतने का जज्बा और साहस और धीरज चाहिए और लड़ाई की रणनीति चाहिए। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, यहां से लौट के जाइएगा तो आपस में और अपने नेताओं से मत पूछिएगा कि लखनऊ गए थे तो क्या मिला। सबको कहिएगा कि लखनऊ गए थे, 10 गुना ताकत में लखनऊ जाने की तैयारी करनी है और तब हासिल करना है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, हमारे मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारे मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। तो एक इतिहास विज्ञ बात है, बिन हवा न पत्ता हिलता है और बिन लड़े न हिस्सा मिलता है। तो हाथी के मुंह से गन्ना छीनना नहीं है, ये बाघ के मुंह से बकरी का बच्चा छीनना है। तो आपको बताना होगा कि बाघ के बच्चों के दांत गिनने वाले भारत की संतानें तुम ही हो और इतिहास का पन्ना पलटोगे। इसलिए आपसे हम एक बात कहना चाहते हैं कि अपनी ताकत को मजबूत करो। मैं सुन रहा था हमारे तमाम नौजवान लड़के आए, अपनी अपनी बात अपने अपने शब्दों में रख रहे हैं। यही कल का नेता है, यही कल का नायक है।
हम एक मुशायरा सुन रहे थे, कवि सम्मेलन का किसी मोबाइल में कुछ खाली समय में बस में यात्रा कर रहे थे तो मुशायरा चल रहा था, तो उसमें एक कवि ने कहा कि कसम से गंगा कसम मैं झूठ नहीं बोलता। और यहाँ पर जब विधानसभा अध्यक्ष और कौन मंत्री जी बैठे हुए तो मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? झूठों की पंचायत है, इससे कोई भरोसा मत करना। भरोसा खुद पे करना, खुद पे करना, अपने नेतृत्व में भरोसा करना, अपनी लड़ाई पे भरोसा करना और अपने जैसे तमाम लड़ते हुए लोगों पे भरोसा करना और एक बड़ी लड़ाई विकसित करते हुए इस दिशा में कदम बढ़ाना। ये जो आज हमारा भाई यहां पर टंगा हुआ है, ये इस बात का प्रतीक है कि आप जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य की सत्ता कितनी क्रूर और निर्मम है। यही मैदान है जहां सत्ताधारी एक मजदूर संगठन ने एक सत्ता के साथ साजिश करके एक पूंजीपति के लिए 16,000 एम्बुलेंस कर्मचारियों की बंद एम्बुलेंस, उसके पीछे आप देखते होंगे लिखा है जीवीके। तो जीविका से पहले ये कंपनी ये एम्बुलेंस किसी और के पास थी। तो जीविका के पास एक एयरपोर्ट था और उस एयरपोर्ट पर हमारे मोदी जी के मित्र अडानी जी की नजर पड़ गई। तो जीविका के मालिकों को मोदी जी ने बुलाया और कहा भाई ये अडानी जी को पसंद आ गया है, ये उनको दे दीजिए हवाई अड्डा। तो उन्होंने कहा सरकार मेरा इसमें 12,000 करोड़ लगा है। उन्होंने कहा स्टेट बैंक से मैं 20,000 करोड़ का आपको लोन दिलवा देता हूं, जमा नहीं कर रहा है, पूरा जेब में लाभ ले लो और ये हवाई अड्डा ट्रांसफर कर दो। तो हवाई अड्डा ट्रांसफर हो गया, 6,000 करोड़ का मुनाफा हो गया और बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने वो 20,000 करोड़ रुपया लोन माफ कर दिया। शून्य में अडानी साहब उस हवाई अड्डे के मालिक हो गए और जीविका साहब फिर पहुंचे कि सरकार हमारी रोटी रोजी कैसे चले। तो उन्होंने कहा मैं तुमको एम्बुलेंस देगा, जाइए उत्तर प्रदेश का एम्बुलेंस का बिल आपका 160, 112, 174 जो भी है सब ले जाओ। तो वो आ गए उत्तर प्रदेश में। तो उन्होंने देखा कि इसका वेंटिलेटर का ऑपरेटर हमारे रायबरेली जिले के अंदर 40,000 लोग कोविड में मर गए, 11 वेंटिलेटर रखे हैं। सरकार ने वेंटिलेटर ऑपरेटर की भर्ती नहीं की, लेकिन हर चौथी एम्बुलेंस में एक वेंटिलेटर था और उसमें एक वेंटिलेटर ऑपरेटर था, एक सहायक था, एक वार्ड बॉय था, एक ड्राइवर था, एक उसका सहयोगी था, 6 लोगों का स्टाफ था। कहा साहब ये तो 25,000 पाता है, ड्राइवर 20,000 पाता है, हम तो साहब 8,000 वाले से काम चलाएंगे, इनका क्या करें। तो सरकार ने अपनी जेब से अपना एक संगठन निकाला, उसका नाम है भारतीय मजदूर संघ, जिसका जिक्र भी हमारे एक पत्रकार बंधु कर रहे थे। सरकार मेरे संगठनों को पैसा देती, सरकार भाई ये हजारों करोड़ का खेल है, 5 करोड़ आप ले जाओ और एम्बुलेंस कर्मचारियों का आंदोलन करो। जीविका ने एक नोटिस लगाया कि आपका वेतन हम रिवाइज करेंगे, आपको हम 10,000, 12,000, 14,000 देंगे। आंदोलन हो गया और ये मैदान आधी का समय है, यही समय है। पानी बरस रहा था, 25,000 एम्बुलेंस कर्मचारी इसी मैदान में भीग रहे थे। हम लोगों को गेट पर रोक दिया गया, जितने संगठन आए सबको गेट पर रोका गया, कोई अंदर नहीं जाने पाए। और भाजपा का वो संगठन गया और मुख्यमंत्री जी से एक उधार में समझौता करके आया। 8 दिन बाद मुख्यमंत्री जी आपका सारा मांग लिख के दे देंगे, आज बात हो गई, अब आप लोग अपना आंदोलन खत्म करिए। सारे लोग यहां से चले गए और 14,000 लोग घर में बैठे हैं। तमाम लोगों ने आत्महत्या कर ली, तमाम लोग बंबई चले गए हैं, तमाम लोग रेहड़ी लगा रहे हैं, ठेला लगा रहे हैं और जो बच गए वो 8,000 से 10,000 में काम कर रहे हैं। उम्मीद मत करिए, उम्मीद खुद पे करिए, संगठन पे करिए, ताकत पे करिए। इसलिए दुश्मन का चेहरा पहचानने की अकल भी दिमाग में पैदा करिए। दुश्मन का शकल अगर नहीं पहचानेंगे तो वो कभी भी मित्र के भेष में आके आपको ठगेगा, आपको लूटेगा, बर्बाद करेगा और खाली हाथ का दौरा पकड़ा के आपको। इसलिए आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि एक शानदार शुरुआत के लिए आपके नेताओं को और आप सब दूर दूर से आए, आपको बताऊं ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस जो देश का मान्यता प्राप्त, सरकार से मान्यता प्राप्त महासंघ है और इस प्रदेश के अंदर मजदूर आंदोलन के विधान आंदोलन की बागडोर उसके हाथ में है। उसकी सारी यूनियन है, उसके सारे संगठन
आप सबके इस आंदोलन का समर्थन करते हैं। आज हम उनकी ओर से आपको समर्थन देते हुए आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि आपकी लड़ाई में कदम ब कदम हम लोग आपके साथ रहेंगे, जीत की मंजिल तक आपके साथ रहेंगे, वो तमाम सारे लोग आपके साथ रहेंगे। लो और जीतो। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। एक नारा आप दीजिए कि लड़ेंगे और जीतेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।